आज की कहानी सपनों की नगरी मुंबई से निकलकर सामने आई है, जहां एक फैशन डिजाइनर का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस लड़की का कातिल कौन था और इसके पीछे का मकसद क्या था, और अदालत इस केस का फैसला आखिरकार 7 सालों बाद क्यों करती है। ऐसे बहुत सारे जो सवालों के जवाब है वो आपको आज की इस स्टोरी में सुनने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम लगाए आज के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मुंबई के उपनगर चेंबूर में एक कॉलोनी पड़ती है, हिम कॉलोनी, और वहीं से कुछ दूरी पर एक तालाब है, चराई तालाब, जो कि घूमने जाने के लिए बहुत मशहूर है, जहां आकर लोग अपना मन बहलाते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रेमियों के जोड़े भी होते हैं और घर परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं, जो कि अपने अपने बच्चों के साथ इन जगहों पर आते हैं। 26 अक्टूबर 2013 की रात थी और रात के यही कुछ 10 बज रहे थे। इतनी रात हो जाने के बावजूद चेंबूर के इस इलाके में बहुत भीड़ थी, इस पर लोगों की कोई कमी नहीं थी। थाम्बूर चेना के एएसआई हनुमंत पाटिल सिपाहियों के साथ यहाँ पर गश्त करते हुए चराई तालाब के किनारे पहुंचे ही थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। एक जगह पर उतने लोगों को एक साथ देखकर इन्हें लगा कि सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसका पता लगाने के लिए वो लोग उन लोगों के पास जा पहुंचे। पुलिस वालों को देखकर भीड़ एक साइड हो चुकी थी और हनुमंत पाटिल ने जो वहां का नजारा देखा उसे देखकर उनके हाथ पैर फूल चुके थे। उस भीड़ के बीच एक प्लास्टिक की थैली में लाल कपड़ों में लिपटा और एक बिना हाथ पैर का और सर का एक इंसानी धड़ पड़ा हुआ था। यानी कि उस शव में ना तो हाथ थे, ना ही पैर और ना ही उसका सर, और वह शव देखते ही किसी महिला का लग रहा था, जो कि ये हत्या का मामला था। तो इसीलिए एसआई हनुमंत पाटिल ने तालाब से धड़ बरामद होने की सूचना एसआई प्रहलाद पानसकर को दे दी। धड़ मिलने की सूचना मिलते ही एएसआई पासकर ने इस केस को दर्ज करने के साथ ही इस केस की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद वो खुद पुलिस वालों के साथ मौके वारदात पर जा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पुलिस टीम द्वारा उस धड़ के बाकी अंश की बहुत तलाश की गई, लेकिन कुछ भी वहां पता नहीं चल पाया। इससे पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि हत्यारा कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो काफी शातिर और काफी ज्यादा चालाक है। उसने सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मृतिका की पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर कर इधर उधर फेंक दिए थे। वहां एकत्र लोगों से पूछताछ की गई में ये पता चला बिना हाथ पैर, सर और शव के इस धड़ को किसी शख्स ने निकाला था। पुलिस ने जब उस लड़के से पूछताछ की तब उसने बताया कि मन बहलाने के लिए अक्सर वो यहाँ आता रहता है, हमेशा की तरह आज भी ये यहाँ पर आया, तो ये थकान उतारने के लिए तालाब के पानी में जाकर खड़ा हो गया। तभी इसे लगा कि इसके पैरों के पास कोई भारी पार्सल जैसी चीज पड़ी हुई है। मैंने ध्यान से देखा तो सच में वो एक प्लास्टिक की थैली में लिपटा एक बड़ा सारा पार्सल था, और उस टाइम पर मैंने उस पार्सल को पानी से बाहर निकाल कर देखा तो उसमें से एक धड़ निकला। तो डर के मारे मैं एकदम चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर यहाँ पर जो लोग टहल रहे थे वो मेरे पास आकर इकट्ठा हो चुके थे, और थोड़ी ही देर बाद यहाँ भीड़ लग चुकी थी। पूछताछ के बाद एएसआई प्रहलाद पानसकर ने एक पंचनामा तैयार किया और उसे डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए राजवाड़ी हॉस्पिटल भिजवा दिया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आकर साथियों के साथ बातचीत करने लगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा धड़ मिला है जिसका सर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, और इसकी बिना सर के तो शिनाख्त हो ही नहीं सकती, और शिनाख्त के बिना जांच को आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। थाना चेंबूर की पुलिस इस केस को लेकर अभी विचार विमर्श कर ही रहे थे कि एएसआई प्रहलाद पानसकर के सीनियर थाने आ पहुंचे, और सारी स्थिति जानने के बाद ये अधिकारी एएसआई प्रहलाद पानसकर को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के आधार पर एएसआई पानसकर ने इस जांच के लिए 14 तेज तर्रार पुलिस की टीम गठित की, और इसके नेतृत्व का जिम्मा सुभाष खानसकर सौंप दिया गया। सुभाष खानसकर इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि मृतिका के हाथ, पैर और सर बरामद हो चुके थे। हाथ और पैर चीता कैंप से मिले तो सर चेंबूर की सिर कॉलोनी से मिला, तो पुलिस ने इन्हें भी कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवाया। बाद में डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि ये अंग उसी मृतिका के हैं जो कि चेराई तालाब से बरामद हुए थे। इससे पुलिस वालों का अब सिर दर्द बहुत ज्यादा कम हो चुका था। अब उस मृतक महिला की शिनाख्त करवानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। शिनाख्त करवाने के लिए पूरी टीम बड़ी जद्दोजहद कर रही थी कि बस कैसे भी इस शरीर की शिनाख्त हो जाए। महानगर के सभी पुलिस थानों में पुलिस टीम ने पता किया किस थाने में इस महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। इसके अलावा मुंबई महानगर से निकलने वाले सभी दैनिक अखबारों में मृतक महिला का हुलिया और फोटो छिपाकर शिनाख्त की अपील भी की गई।
लेकिन 2 दिन बीत गए। इस बीच हत्यारों को पकड़ना तो दूर, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अभी उस शव की शिनाख्त तक नहीं करवा पाई थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था। मृतिका कौन थी, कहाँ रहती थी, उसका हत्यारा कौन था, ये सब अभी पूरी तरह से रहस्य बन चुका था। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम हत्यारों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो महानगर के हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, कसाई और पेशेवर अपराधियों की कुंडली भी खंगाल रहे थे, क्योंकि मृतिका की हत्या करके जिस सफाई से उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि ये काम किसी पेशेवर कातिल का ही हो सकता है। आखिरकार काफी कोशिश के बाद पुलिस वालों ने 14 साल के एक ऐसे लड़के को खोज निकाला जिसने उस आदमी को देखा था जो धड़ वाला पार्सल चरई तालाब में फेंक गया था। पूछताछ में उस लड़के ने पुलिस को बताया कि उस रात 9:30 बजे के आसपास मैं तालाब के किनारे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी एक अच्छे कद काटे का युवक मेरे पास आया। उसके हाथ में प्लास्टिक का एक थैला था जिसमें लाल रंग के कपड़ों में लिपटा हुआ एक पैकेट पार्सल जैसा था। उस शख्स ने मुझे वो पार्सल पानी में फेंकने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए वो मुझे कुछ पैसे भी दे रहा था, जो कि पैकेट काफी भारी था। पूछने पर उस युवक ने मुझे बताया कि इसमें पूजा पाठ की सामग्री के अलावा कुछ ईंटें भी मौजूद हैं। पैकेट भारी होने की वजह से मैंने उसे पानी में फेंकने से कुछ अधिक पैसे मांगे। पैसे कम करवाने के लिए वो आदमी कुछ देर तक तो मुझसे झिकझिक करता रहा। पुलिस टीम को उस लड़के ने आगे बताया कि जब मैं पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ, तब उसने खुद ही जाकर उस पैकेट को पानी में डाला और जिस ऑटो रिक्शा से वो आया था उसी में बैठकर चला गया। उस लड़के ने ऑटो वाले का हुलिया भी पुलिस वालों को बताया। इसमें खास बात यह थी, ऑटो वाला दाढ़ी रखे हुए था। ये सिर्फ पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने का एक और रास्ता मिल चुका था। अब पुलिस उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढने लगी और आखिरकार काफी मुशक्कत के बाद पुलिस ने उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे ऑटो में चेंबूर के सुभाष नगर वास्ता से वो आदमी बैठा था और ऑटो चलाकर मैंने उसे वहीं पर लेकर गया और वहीं छोड़ दिया। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि वो हिंदी और दक्षिणी भाषा को मिलाकर बोल रहा था। ऑटो ड्राइवर ने उस युवक का जो हुलिया बताया वो उस लड़के द्वारा बताए गए हुलिये से बिल्कुल मेल खा रहा था। इसीलिए ये तो साफ हो चुका था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो शायद एक दक्षिण भारतीय था। फिर क्या था, पुलिस वाले अपनी जांच दक्षिण भारतीय की बस्तियों और दक्षिण भारतीय शख्स पर जाकर टिक चुकी थी। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और लड़के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर हत्यारे का स्केच बनवाया और दक्षिण भारतीय बस्ती और सुभाष नगर में लगवा दिया और ये सब करने में 2 दिन और बीत गए। दुर्भाग्य से इस केस की जांच में पुलिस को अभी कुछ भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पुलिस टीम निराश नहीं हुई। वो पहले की तरह इस केस में जुटे रहे। पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ ही रहे थे कि तभी उन्हें थाना साकीनाका से एक ऐसी सूचना मिली जिसे लगा कि उन्हें हत्यारे तक पहुंचने में अब देर नहीं लगेगी। दरअसल 4 नवंबर 2013 दीपावली के दिन साकाना की पुलिस ने फोन द्वारा यह सूचना दी कि चरई तालाब में मिले धड़ वाली मृतिका का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये की महिला के गुमशुदगी इसी थाने में दर्ज करवाई गई है। थाना साकीनाका में जो गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी वो गुमशुदा महिला की बहन सुहासिनी प्रसाद हेकड़े ने दर्ज करवाई थी। सूचना मिलते ही पुलिस वालों ने सुभाष खलोनकर ने उस औरत से संपर्क किया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर टुकड़ों टुकड़ों में मिले उस शव के फोटोग्राफ्स दिखाए गए। फोटो देखते ही वह रो पड़ी। तो फिर सुहासिनी ने टुकड़ों टुकड़ों में मिली उस शव की शिनाख्त अपनी बहन कांता करुणाकर शेट्टी के रूप में कर दी, जो कि 29 अक्टूबर 2013 के दिन से गायब हो चुकी थी। कर्नाटक की रहने वाली 31 साल की कांता अपने 9 साल के बेटे के साथ चांदीवाली साकीनाका के महानगर कॉलोनी के एक सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी। वह एक फैशन डिजाइनर थी। उसके पति करुणाकर शेट्टी का मिक्सर ग्राइंडर का अपना कारोबार था, लेकिन 2 साल पहले करुणाकर के व्यवसाय में ऐसा घाटा हुआ कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और उन्होंने खुद को मार लिया था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ कांता अकेली पड़ चुकी थी और उसका सहारा एकमात्र उसका बेटा रह चुका था। पति के इस कदम के बाद कांता पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन कांता अपने मासूम बेटे के भविष्य को देखते हुए खुद को संभालती है और अपने काम में जुट जाती है। एंड में सुहासिनी ने पुलिस वालों को बताया कि पिछले कुछ समय से कांता चेंबूर में रहने वाले किसी लड़के से प्रेम प्यार संबंध चला रही थी। खैर सुहासिनी ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर 2013 की शाम को कांता घर से निकली थी, लेकिन वो वापस लौट कर ही नहीं आई। पूरी रात उसका बेटा इंतजार करता रहा। घर पर अकेली पड़ी, हैरान परेशान उसने सुबह मुझे कॉल किया और अपने माँ के वापस घर ना लौटने की बात बताई। सुहासिनी ने आगे बताया कि वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। मैंने उसे हौसला दिया और थोड़ी देर बाद उसके पास जा पहुंची। इसके बाद
सुहासिनी बच्चे को लेकर कांता शेट्टी की तलाश में निकल पड़ी, जहां जहां उसके मिलने की संभावना थी। जब कहीं से भी कांता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तब वो थाना साकीना का पहुंची और कांता की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। सुहासिनी की बातों से पुलिस टीम को उसी युवक पर संदेह हुआ जिससे कांता का प्रेम प्यार चल रहा था। पुलिस कांता के बारे में जरूरी जानकारी लेने के साथ साथ उसके घर की तलाशी भी लेने लगी कि शायद पुलिस को उस आदमी तक पहुंचने का कोई सबूत मिल जाए, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो पुलिस कांता का मोबाइल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और शायद ये भी संयोग था कि कांता अपना मोबाइल अपने साथ नहीं ले गई थी। पुलिस ने कांता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर पर सबसे ज्यादा जिस नंबर पर बातचीत हो रही थी वो नंबर प्रभाकर कुट्टी सेट्टी नाम के एक युवक का था। पुलिस ने जब इसके बारे में पता किया तो ये पता चला कि वो सुभाष नगर में बिल्डिंग नंबर 6M224 आचार्य मान चैम्बूर में रहता है और चैम्बूर जिम खाने के रेस्टोरेंट में मैनेजर है। सुभाष नगर का नाम सुनने के बाद पुलिस का दिमाग ठनका और उन्हें याद आया उस शख्स के बारे में जिसने चरई तालाब में धड़ फेंका था और उसे ढूंढते हुए पुलिस वाले सुभाष नगर पहुंचे थे, लेकिन वो नहीं मिल पाया। अब पुलिस को यह विश्वास हो गया कि कांता का प्रेमी और धड़ फेंकने वाला युवक एक ही शख्स है जिसका नाम प्रभाकर कुट्टी सेट्टी है। पुलिस टीम ने पहले प्रभाकर के नंबर पर संपर्क करना चाहा, लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उससे संपर्क ही नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारा, लेकिन प्रभाकर पुलिस को दोनों ही जगह पर नहीं मिला। इससे पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस टीम ने उसकी हर एक जगह पर तलाश शुरू कर दी, जो कि पुलिस के पास उसका कोई रियल फोटो भी मिल चुका था, तो इसलिए पुलिस ने उसका रियल फोटो देखकर मुखबिरों को भी लगा दिया था। और आखिरकार 8 नवंबर 2013 को पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर एक बिल्डिंग से प्रभाकर को अरेस्ट कर लिया। प्रभाकर कुट्टी सेट्टी को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जाने लगी। पहले तो वो ना, नहीं, नो यही सब शब्द बोल रहा था, इसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहा था। लेकिन पुलिस ने जब उसके सामने बहुत सारे सबूत रखे तब कांता शेट्टी के मर्डर की बात इसने स्वीकार कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ की गई अवधि में प्रभाकर ने कांता से जिस तरह उसके प्रेम संबंध से लेकर सारी जो कहानी थी वो इस प्रकार से थी। 32 साल का प्रभाकर शेट्टी कर्नाटक के जिला उदुपी गांव का इन्ना का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई करके वो नौकरी के तलाश में मुंबई चला आया, लेकिन उसके माँ बाप और एक भाई बहन अभी घर पर ही रह रहे थे। उसका पूरा परिवार सभ्य और पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से गांव में उसका परिवार सम्मानित माना जाता था। प्रभाकर काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई पूरी करके उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और काम की तलाश में मुंबई पहुंच चुका था। मुंबई में उसका एक दोस्त पहले से ही रह रहा था, वो उसी के साथ वहां आकर रहने लगा और थोड़ी भागदौड़ के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की जॉब मिल चुकी थी। लगभग 1.5 साल पहले प्रभाकर की कांता से मुलाकात कर्नाटक से मुंबई आते हुए एक ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की सीटें एक दूसरे के आमने सामने थी। पहले दोनों के बीच आपस में नाम वगैरह पूछा गया, धीरे धीरे बातचीत होने लगी और ये मुंबई पहुंचते पहुंचते बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये दोनों इतना खुल चुके थे कि अपने बारे में सब कुछ बक बैठे थे। फिर तो ये दोनों ट्रेन से उतरे और दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। फिर इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। दोनों मुंबई के होटल्स, मॉल और पार्क में मिलते और आपस में प्यार की बातें करने लगते। तो इस तरह ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कांता ने कभी भी नहीं की थी। कांता सोचती रही जिस इंसान के साथ वो घूम रही है वो उसी से शादी करेगा और उसके साथ घर बसाएगा, लेकिन शायद कांता की वो सोच एकदम गलत थी। लगभग 1 साल पूरा हो जाने के बाद प्रभाकर ने कांता से दूरियां बनानी शुरू कर दी और वो किसी भी तरह से कोशिश करता कि कांता उसे भूल जाए और उसका पीछा छोड़ दे। इसकी वजह यह भी थी कि प्रभाकर के माता पिता ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली थी जिससे प्रभाकर का नवंबर में शादी होने वाली थी। ये बात जब प्रभाकर ने कांता को बताई कि उससे वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शादी किसी और लड़की से होने वाली है, तो कांता गुस्सा हो चुकी और उसने प्रभाकर का बुरा अंजाम करने की धमकी दे डाली और इस तरह से इनका कुछ दिनों तक लड़ाई झगड़े चलते रहे। इसी प्रकार 29 अक्टूबर 2013 की रात कांता ने प्रभाकर को कॉल किया और उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन प्रभाकर ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन इसी बावजूद 29 अक्टूबर की रात कांता चैम्बूर के सुभाष नगर में बिल्डिंग नंबर 7 की पहली मंजिल पर प्रभाकर के फ्लैट पर जा पहुंची। वहां इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी प्रभाकर की शादी को लेकर और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। प्रभाकर ने कांता को घसीटा, बाथरूम में लेकर गया और एक धारदार चाकू से उसका गला काट दिया ताकि बेडरूम में खून के निशान न रह जाएं और उसके बाद इसने उसके टुकड़े टुकड़े किए और 3 अलग अलग प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिए और लोगों से बचने के लिए उसने बैग फेंकने के लिए 3 अलग अलग ऑटो रिक्शा में 3 अलग अलग स्थानों पर 3 चक्कर लगाए। उसने
पहला चक्कर चेंबूर के तालाब में लगाया जहां उसने धड़ फेंका। दूसरा चक्कर इसने चिता कैंप के पास चक्कर लगाया जहां उसने उसके हाथ और पैर को फेंके, और उसके बाद उसने सेल कॉलोनी का चक्कर लगाया जहां उसने सिर को नाले में फेंका। और इस काम को अंजाम देने के बाद वो वापस घर आ चुका था। प्रभाकर ने पुलिस टीम से हुई पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या करने के बाद वो बहुत परेशान हो चुका था और वो खुद को मार लेना चाहता था, लेकिन वो डर चुका था और डर के मारे वो घर लौट आया। खैर, प्रभाकर को इस गुनाह के पकड़े जाने के बाद का भी अब डर सता रहा था, इसीलिए वो इस केस पर अपने पहले ही नजरें जमाए हुए था, लेकिन वो अपने गुनाहों से ज्यादा दिन बच नहीं पाया और पकड़ा गया। प्रभाकर से हुई पूछताछ के बाद उस पर धारा 302 हत्या करने और 201 यानी कि सबूतों को गायब करने के दौरान उसका केस दर्ज कर लिया गया था और उसे कोर्ट में पेश किया गया और लोगों के 25 गवाह पेश किए गए, जिसमें वो शख्स भी था जो प्रभाकर से तब मिला था जब वो धड़ फेंकने चेंबूर तालाब में गया था। वो ऑटो रिक्शा चालक भी थे जिन्होंने प्रभाकर को उसके घर तक वापस छोड़ा था, और पुलिस की तरफ से वो सारे सबूत पेश किए गए जो कांता की हत्या से संबंधित थे, चाहे वो कॉल हिस्ट्री हो, डीएनए रिपोर्ट हो या फिर प्रभाकर के फ्लैट में पाए गए खून के धब्बे हों। और इसके 7 साल बाद यानी कि 8 दिसंबर 2020 को जज एसबी अग्रवाल ने इस घटना पर फैसला सुनाया। ये दोषी प्रभाकर को आजीवन कारावास के साथ 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 1 लाख रुपए कांता के बेटे को दिए जाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी कांता करुणाकर शेट्टी की। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी को सुना था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @हेमंत सोनी को कमेंट पिक में डुगरे शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।